केंद्र ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची बनाने का अधिकार देने के बिल को संसद में मंजूरी दे दी है और एक मास्टर स्ट्रोक में विपक्षी कांग्रेस से ओबीसी का मुद्दा भी छीन लिया है। यही नहीं, प्रदेश सरकार भी 27% आरक्षण को लेकर सीएम ने ओबीसी मंत्रियों के साथ बैठक भी की। इसके साथ ही बीजेपी 16 अगस्त से आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी शुरुआत मां पीताम्बरा के दरबार दतिया से होगी। 177 किलोमीटर की इस यात्रा में धार्मिक स्थानों, धर्मगुरुओं के साथ ऐसे घरों में भी पार्टी के लोग पहुंचेंगे जिस घर के किसी व्यक्ति ने देश के नाम शहादत दी हो, यानी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में निकाली जाने वाली है आशीर्वाद यात्रा के नाम से। इस यात्रा में मुख्य रूप से धार्मिक स्थानों पर धर्मगुरुओं का, जहां हम एक तरफ हमारे मंत्रीगण आशीर्वाद लेंगे, वहीं जो मीसाबंदी रहे हैं लोकतंत्र सेनानी, उनका आशीर्वाद लेंगे। जो शहीद हुए हैं, ऐसे शहीद परिजनों के घर जाकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। 16 तारीख को प्रातः मां पीताम्बरा के दर्शन करने के बाद दतिया से आरंभ होगी। देश और प्रदेश में ओबीसी का मुद्दा गरमाया है। बीजेपी इसमें 2 कदम आगे निकल गई है। कांग्रेस ने भी इस पर निगाहें बनाई है और पार्टी कह रही है आशीर्वाद तो हमें मिलेगा। चाहे ये कोई सी भी यात्रा निकाल दे, आशीर्वाद तो कांग्रेस पार्टी को मिल गया है और इसका रिजल्ट आगे आने वाले बाई इलेक्शन में भी दिखेगा और जो 2023 के इलेक्शन है उसमें भी दिखेगा। 2023 और 24 के चुनाव दूर हैं और ओबीसी बिल के सहारे बीजेपी आगे बढ़ चली है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या आशीर्वाद यात्रा से भविष्य का आशीर्वाद मिल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा भविष्य का आशीर्वाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में ओबीसी संशोधन विधेयक की मंजूरी के बाद भारतीय जनता पार्टी की आशीर्वाद यात्रा के क्या मायने? क्या बीजेपी आशीर्वाद यात्रा के जरिए 2023 और 2024 की राह कर पाएगी आसान? भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के आशीर्वाद प्लान की क्या काट ढूंढेगी कांग्रेस? क्या ओबीसी वर्ग को रिझाने और जनता का दिल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी होगी कामयाब? इन्हीं मुद्दों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में बहुत समय से मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आरोप लगा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के हितों की अनदेखी कर रही है। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उसी 15 महीने के कार्यकाल में वो ओबीसी आरक्षण का जो प्रतिशत था वो 14 से 27% पर लाने की उन्होंने बात की थी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग का विरोधी करार देने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये इनका एक पब्लिसिटी स्टंट था और जब इसके विरोध में माननीय न्यायालयों में याचिकाएं लगीं तो ना वकील, ना अपील, ना दलील, कुल मिलाकर 15 महीने इन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी मंशा होती तो उस समय इसका निराकरण कर देते। अब सरकार गंभीर है। इसी बीच एक मास्टर स्ट्रोक केंद्रीय सरकार ने खेला है और उन्होंने जो किया है वो किसी से छुपा नहीं है और अब वो जो मास्टर स्ट्रोक है वो सीधा स्ट्रेट ड्राइव की तरह भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक सीधा स्टेडियम के बाहर जा रहा है। तो मास्टर स्ट्रोक में उन्होंने जो ओबीसी का वो विधेयक लाए उसमें राज्यों को अधिकार दे दिए कि राज्य अपने अनुसार तय कर सकते हैं
जो उनके यहाँ जनसंख्या है, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से वो ओबीसी को आरक्षण देने के विषय में निर्णय ले सकते हैं। तो अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है और उसको लोकसभा और राज्यसभा से पास करा के माननीय राष्ट्रपति महोदय के समक्ष अब वो हस्ताक्षरित होना शेष है, उसके बाद कानून बन जाएगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राकेश शर्मा जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, अजय चौरड़िया जी, उपाध्यक्ष है मध्य प्रदेश कांग्रेस के, सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल चौरड़िया जी, एक ही मुद्दा था अभी आप जिसको लेकर बहुत मुखर थी कांग्रेस, आज केंद्रीय सरकार ने निर्णय लेकर के अब ये मामला जो है राज्यों के अधीन होगा, राज्य निर्णय ले सकते हैं ओबीसी के आरक्षण के विषय को लेकर। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की भी जवाबदेही तय कर दी है कि आपके जो शासित राज्य हैं आप वहां लीजिए। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन जी, ये कोई अंतिम स्ट्रोक तो था नहीं और ना ही कांग्रेस इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। कांग्रेस ने तो माननीय कमलनाथ जी ने ही 14% से 27% का आरक्षण किया है। वो पहले व्यक्ति थे जिसने मध्य प्रदेश में इसे लागू करने के लिए अपने कार्यकाल में जो प्रमुखता की सूची में थे उसको उन्होंने लागू किया है। तो अब इसमें कौन सी बात है कि चूंकि मामला न्यायालय में था और काफी दिनों से भाजपा की तरफ से भी उसमें कोर्ट में दलील देने में हमेशा डिले हुआ, और भाजपा तो वैसे भी ओबीसी वर्ग की विरोधी पार्टी है। आज वो किसी भी तरह की बात कर ले, कोई यात्रा निकाल ले, उससे अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जहां तक आप बतला रहे हैं कि इन्होंने राज्यों को अधिकार दिए हैं, तो सब राज्य अपने अपने हिसाब से करेंगे। कांग्रेस शासित जितने राज्य, कांग्रेस पार्टी हमेशा ओबीसी, एसटी, एससी, इवन सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के साथ रही है। कांग्रेस उसी के साथ है, कांग्रेस उसी के आधार पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस सेवा समर्पण के भाव से चुनाव लड़ती है और ये कोई अंतिम स्ट्रोक नहीं है जो भाजपा ने किया है। सब जा रहे हैं, दिखावटी पार्टी है, दिखावे का ढोंग है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, एसपीएस बघेल और वीरेंद्र कुमार खटीक जैसे लोग मध्य प्रदेश में इनकी एक यात्रा निकालेंगे। अब वो पता नहीं जनता इनकी कौन सी यात्रा निकालेगी। अभी आपने देखा होगा। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राकेश जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। माननीय तोमर जी के क्षेत्र में उनकी किस तरह की लोगों ने यात्रा निकाली है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। राकेश जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राकेश जी, ये ओबीसी का मास्टर स्ट्रोक देकर तुरंत दान महाकल्याण उसका फायदा लेने के लिए निकल जाएंगे? नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति की राजनीति नहीं करती। सबका साथ सबका विकास की राजनीति के पहलुओं को लेकर चलती है। आपने देखा केंद्र की सरकार भी इस नारे को लेकर चल रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी इस नारे को लेकर चल रही है। नवीन जी, जो हमारी ये यात्रा निकलने वाली है उसका मूल कारण ये है कि सदन की जो मान्य परंपरा हैं उसको तोड़ने का काम आजकल कांग्रेस के नेता और कांग्रेस कर रही है। आप देखिए कि केंद्र में जब नया मंत्रिमंडल शपथ लेता है उसके बाद सदन में मंत्रियों का परिचय कराया जाता है। सभी लोग जो सदन में उपस्थित रहते हैं वो ताली बजा के उनका स्वागत करते हैं सदन में। पर हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद पहली बार यह देखने आया कि नए मंत्रियों का परिचय कराया जा रहा है और हो हल्ला मचाकर कांग्रेस ने और विपक्ष ने उनका परिचय नहीं होने दिया। आज मजबूर होकर हमारे मंत्री अब सीधे जनता से आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं और विभिन्न स्थानों से जो हमारी यात्रा प्रारंभ होगी, माननीय वीरेंद्र खटीक जी, जो डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी केंद्रीय मंत्री हैं, वो ग्वालियर से 19 अगस्त को यात्रा प्रारंभ करेंगे। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 17 तारीख से देवास से यात्रा प्रारंभ करेंगे। हमारे केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल साहब 16 अगस्त से मां पीताम्बरा का आशीर्वाद लेकर यात्रा प्रारंभ करेंगे। वो पूरे मध्य प्रदेश में हम बताएंगे कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। आप देखिए कि ये सदन की मान्य परंपराओं का जो जिक्र मैंने किया कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा का सत्र हुआ तो हम बहन कलावती भूरिया को श्रद्धांजलि देना चाहते थे। एक आदिवासी समाज की बड़ी नेता थी, विधायक थी, और कांग्रेस ने उनको श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। तो मुझे लगता है कि आदिवासियों के लिए घड़ियालू आंसू बहाना, पिछड़े वर्ग के 70 साल से आजादी हम सुनते रहते थे कांग्रेस के हर नेता के मुंह से कि हम गरीबी हटाएंगे, पर मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद गरीबों को पक्का मकान मिलता है, उनके घर बिजली आती है, उनके घर पीने का पानी आता है, उनके घर गैस का चूल्हा आता है, उनका बैंक में खाता खुलता है।
कांग्रेस सिर्फ बात करती है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरे विद्वान साथी अभी कह रहे थे ओबीसी समाज की बात। नहीं, लेकिन मेरे ठीक एक है, सेकंड, आपने 127वां ये संविधान का संशोधन करके ये जो आरक्षण विधेयक आप लाए हैं, आरक्षण बिल जो आप लाए हैं, इसमें लेकर आ गए, अच्छी बात है, लेकिन उसके जस्ट बाद ये आशीर्वाद यात्रा, आशीर्वाद किस बात का लेने जा रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि सदन की मान्य परंपराओं को ना मानने का जो बीड़ा कांग्रेस ने उठाया है, कांग्रेस ने जो हमारे मंत्री हैं, सदन के द्वारा पूरे देश का आशीर्वाद उनको मिलता, वो नहीं मिल पाया। अब इसलिए व्यक्तिगत रूप से हम जनता के बीच जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कांग्रेस के नेता ओबीसी की बात करते हैं। भैया, कमलनाथ अकेले ही आपके यहां नेता हैं क्या? मुख्यमंत्री बनेंगे तो कमलनाथ, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कमलनाथ, सांसद बनेगा तो उनका बेटा। एक आध ओबीसी को आप प्रदेश अध्यक्ष बना देते, एक आध को नेता प्रतिपक्ष बना देते। 3 मुख्यमंत्री हैं ओबीसी के। ये मेरे विद्वान साथी बहुत पुराने कांग्रेस के नेता हैं, इनको तो इतना ज्ञान होगा। उमा भारती, उसके बाद बाबूलाल गौर और लंबे समय से माननीय शिवराज जी। आपने नवीन जी देखो, आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकारों में शामिल हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तो समाज के लोग राजनीतिक दलों में जाके क्या बोलते हैं कि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व दीजिए, ज्यादा विधायक दीजिए। 27 मंत्री हैं केंद्रीय ओबीसी समाज के। आपकी सरकारों में कितने थे, जरा गिन के बता दो मुझे। चल, मैं आपके बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, अभी अजय जी देंगे सिलसिलेवार जवाब। सर, ये तो बिल्कुल वैसा है कि प्रसाद चढ़ाया, भोग लगाया और आशीर्वाद की कामना। इधर ये पिछड़ा वर्ग संशोधन बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ, अब गया है कानून बनने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास, लेकिन सरकार ने अपना काम कर दिया है और अब राज्यों को उसमें स्पष्ट है कि राज्य अपने कोटे निर्धारित कर सकते हैं और जो आबादी है उसके लिहाज से, या जो और वो फॉर्मेट बनाएं। तो अब जिम्मेदारी राज्यों पर भी है। अब राज्य बच नहीं सकते। अभी जो कांग्रेस शासित राज्य थे उसमें ये था कि केंद्र अड़चन पैदा कर सकती है, तो अब वो भी स्पष्ट हो गया। तो अब ओबीसी को लेकर जो पॉलिटिकल बयानबाजियां होती हैं, मुझे लगता है कि अब एक स्पष्ट मत आएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कांग्रेस ओबीसी इस राग को अलाप रही थी, उन्होंने इस राग को लयबद्ध कर दिया इस विधेयक को लाकर, और अब आशीर्वाद लेने की कामना भी कर रहे हैं, निकल रहे हैं। वीरेंद्र खटीक जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसकी अगुवाई करेंगे। तो कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? पुरोहित जी, अच्छा होता। नहीं, मैंने सुरेश जी से पूछा है, सुरेश जी से। अच्छा, सुरेश। अच्छा, नहीं, आपने नाम अजय जी का लिया था इसलिए मैं माफी चाहूंगा। मैं पहले तो एक बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो ये संविधान संशोधन विधेयक आया है, ये विधेयक आरक्षण का कोटा तय करने के लिए नहीं है। ये केवल राज्य सरकारों को ये अधिकार देता है कि आप उसमें कौन कौन सी जातियों को शामिल कर सकते हैं, वो राज्य सरकारें निर्धारण करेंगे, क्योंकि ये राज्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत अधिकार छीन लिया गया था। तो वो एक संशोधन करके और ये किया गया है। इसलिए एक तो मैं अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी आपने जो ये तथ्य उठाया है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर स्ट्रोक ही है। और मास्टर स्ट्रोक इस मायने में है ये, क्योंकि जो आरक्षण को लेकर के राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या फिर शिवसेना का मैं इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही एक विधेयक राज्य में पारित कर लिया, और राज्य में पारित करने के बाद जो है स्थानीय हाई कोर्ट में जो है उसको चुनौती दी गई। मराठा आरक्षण हाँ, वही उल्लेख कर रहा हूं मैं। तो वहां जाकर के वो अपने आप निरस्त हो जाता है, क्योंकि 50% से अधिक की सीमा जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही, और वो भी संविधान बेंच ने तय कर रखी है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए चाहे कमलनाथ हो, चाहे शिवसेना के उद्धव ठाकरे हो, या चाहे ये आरक्षण देने वाली वसुंधरा जी हो, जिन्होंने गुर्जर आरक्षण देने के लिए अपने यहाँ राज्य में संशोधन किया था। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक ड्रामा है, और देश जो है अब इन ड्रामेबाजी को समझने लग गया है। मीडिया भी ये सबसे पहले लिख देता है
कि आपने जो संशोधन किया है ये जो है हाई कोर्ट के अंदर जाकर के रुक जाएगा। आप कितने ही कहते रहिए कि वकील नहीं खड़ा किया गया, दलील ढंग की नहीं दी गई और ये नहीं किया गया, क्योंकि आप संविधान की सीमाओं को पार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये जाकर के स्टे होना ही है। स्टे वैकेंट होने के बावजूद भी आप उसको, लेकिन जब तक वैकेंट होगा सर तब तक आशीर्वाद बटोर लेंगे, तब तक लोग आशीर्वाद बटोर लेंगे। ये त्वरित टिप्पणी करते हुए मैं आशीर्वाद यात्रा पर ही आ रहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यात्राएं निकाल करके, चाहे वो राम मंदिर की यात्रा से लगाकर आने वाली आशीर्वाद यात्रा तक जो है निकाल करके जनता को मोबिलाइज करती है, कार्यकर्ता को मोबिलाइज करती है और जनता में अपनी पैठ बनाती है। ये उसका तरीका है। अब वो साधु संतों के पास जाएगी, उनसे आशीर्वाद मांगेगी। आपने अच्छा शब्द दिया है सर, जरा पूछ लूं अजय जी, ये कार्यकर्ता और जनता को मोबिलाइज कर रहे हैं, आप तो ओबलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं जो बड़े बड़े नेता हैं उनको। नवीन जी, मोबिलाइज करने का तो कल मुद्दा आपने प्रदेश की युवा तरुणाई का कल भोपाल में देखा होगा कि पूरी की पूरी प्रदेश की युवक कांग्रेस कल भोपाल में थी, सरकार हिली हुई थी, हमारे नेताओं के ऊपर इनको वाटर कैनल से बौछारें करनी पड़ी, कपड़े फाड़ना पड़े, उनके ऊपर केस दर्ज किए। अब ये सारी चीजें चाहे जितनी ये यात्रा निकाले, चाहे जितनी आशीर्वाद यात्रा इसको निकाले, कांग्रेस के जो प्रदर्शन है सर, सरकार को इस प्रदर्शन को मैं तो निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के तमाम जो कांग्रेस कार्य करती है उसकी अगर कोई वो दैनंदिनी बनाती होगी कोई डायरी, तो उसमें इन्हें स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया जाए ये प्रदर्शन। हालांकि ऐसा नहीं है, कांग्रेस तो हमेशा कोई न कोई प्रदर्शन जनता के हित में करेगी, करती रहेगी और हमेशा कर भी रही है। अब युवक भी जिस तरीके से उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और प्रदेश की युवा तरुणाई के आने के बाद अब ज्यादा अच्छा होगा कि भाजपा साधु संत गुरुदेव के पास जाकर उनसे आशीर्वाद एक प्रश्न है जो आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है। सुरेश शर्मा जी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि आप लोग, चाहे वो किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आप ये जानते हुए भी कि 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा तय नहीं हो सकती, तो आप इसमें बहुत स्पष्ट है कि अभी ओबीसी आयोग में जाती है, जो राज्य ओबीसी लिस्ट भेजते हैं, फिर जातियों पर फैसला लिया जाता है कि किसको जोड़ें, किसको घटाएं, किसको क्रीमी लेयर में रखें। अब उसमें राज्यों को भी एक अधिकार मिला है, राज्य निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन 50% की जो अपनी सीमा है वो तो संविधान बेंच ने तय करके रखी है। तो आपने 14 से 27% करने के पीछे आपकी क्या सोच थी? और इसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम परसेंटेज बढ़ाएंगे, आपने तो परसेंटेज बढ़ाने की बात कही थी। यहां तो ये है कि अब इसमें ये भी देखा जाएगा कि अगर कोई जाति सक्षम हो चुकी है और एक क्रीमी लेयर में उसके बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो उसका अगर कोटा है तो थोड़ा कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर रिव्यू करने जैसा है और इस पर वो आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। लेकिन आपका सवाल तो ये था कि 14% से 27%, तो कोई एक उदाहरण ऐसा आप बताओ जहां कांग्रेस के शासन में 27% आरक्षण मिल रहा हो। 27% आरक्षण ओबीसी को मिला ऐसा नहीं, पर कुछ स्टेट है जहां की कुल आरक्षण 50% से ऊपर भी है। कुछ आरक्षण है जो 50% से ऊपर भी है। और मैं तो आप इस आशीर्वाद यात्रा की जब तक बात कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ प्रायश्चित यात्रा क्यों नहीं निकालती है कांग्रेस? प्रायश्चित यात्रा निकाल ले। और अब आज तक ये मतदाताओं को लुभाने के नाम पर बरगलाते रहे, अब साधु संतों का नाम ले रहे। अरे क्या इस देश के साधु संत समाज इस लायक है कि आप अपने मत के उपयोग के लिए आप उनका उपयोग करेंगे? ये किस तरह की मतलब शर्मनाक स्थिति आज भाजपा की आगे खड़ी हुई कि अब साधु संतों का आशीर्वाद तो सभी के साथ है, साधु संत हर व्यक्ति को आशीर्वाद है, पर इस बार इन्हें जीतने के आशीर्वाद की जगह साधु संतों से सद्बुद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। आप तो इसको नोट कर लीजिए। सबके साथ तो तब होगा जब आप सब जगह जाके मांगेंगे। आप तो राहुल गांधी जी के दौरा देख लीजिए जम्मू कश्मीर का। नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस तो हमेशा धार्मिक लोगों के साथ। मैं तो कह रहा हूँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप तो उनका ट्विटर अकाउंट देख लीजिए, आप उनके दौरे में वो कहाँ गए हैं वो देख लीजिए, किनसे आशीर्वाद मांगा है वो देख लीजिए, सब देने तैयार हैं। जाए तो जहां तो वो तो सभी जगह जाएंगे, वो गए हैं। हाँ, वो चुनावी टाइम में जाएंगे, लेकिन नॉर्मल में जाएंगे। मतलब चुनावी टाइम में तो जनेऊ भी दिखाते हैं, वो सब चीजें नहीं, ये देखिए भाजपा एक दिखावटी पार्टी है। सब जगह जाने के पहले
जाने के पहले वहां के फोटो डाल देती। कांग्रेस के व्यक्ति कभी इस तरह से साधु संतों के साथ जाना, आशीर्वाद देना, उसका दिखावा नहीं करते। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मैं तो आज भी आपको दावे से बोलता हूं कि माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी से ज्यादा धार्मिक एक व्यक्ति आप उनसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति मैं आपको जज मुकर्रर करता हूं कि आप इस भाजपा में बतला दें। जी जी, अब मैं इसका कोई पैरामीटर नहीं है, मैं तो अब कमलनाथ नहीं, जी से अब कभी आप ऐसी उनको चर्चा जज हुई नहीं बना कि रहे एक आध हैं। दो आप- श्लोक आपको जज- शास्त्रार्थ कर लेता। नवीन धार्मिक पुरोहित जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मध्य प्रदेश के एक एक नेता की नब्ज, उनका चाल चलन, चरित्र, व्यवहार, लोगों के साथ धोखेबाजी, लोगों के साथ ईमानदारी, उनके चलिए, कार्य की आपके बाद में क्षमता और प्रतिक्रिया ले कार्य की लेता हूं। शैली। आप धर्म का उपयोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए करते हो, राजनीतिक फायदे के लिए करते हो, और अब आप ये आशीर्वाद यात्राएं निकालोगे। हाँ, इस 584 किलोमीटर की सिंधिया जी की यात्रा होगी, और 4 दिन की यात्रा के दौरान सिंधिया जी 78 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वीरेंद्र खटीक जी भी ग्वालियर से यात्रा 19 अगस्त से शुरू करेंगे। तो कलाकार, खिलाड़ियों से भेंट करेंगे, महापुरुषों के स्मारक पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो 5 दिनों में 589 किलोमीटर की दूरी खटीक जी तय करेंगे। करीब करीब 1000 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर नापेंगे। जाकर एक बार वो हाल फूल का माल्यार्पण जी कर जी दे। जी, मैं आपको थोड़ा इसके हाइलाइट्स बता रहा हूं। तो वो तो ये कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों, संत महात्माओं, शहीदों, लोकतंत्र के सेनानियों, झांसी की स्वतंत्रता रानी संग्राम लक्ष्मी देवी भी सेनानियों, एक शहीद है, स्वतंत्रता प्रबुद्ध जनों, संग्राम कलाकारों, सेनानी रही सबसे है। मिलेंगे वो ये इस यात्रा के दौरान। तो पर ये एक जगह जो तो चले मिलना जाए। है, इस पर सवाल उठा रहे हैं अजय जी। कह रहे हैं ये जो मेल मिलाप है, ये सामाजिक मेल नहीं, मिलाप मैं इस नहीं पर है, सवाल ये नहीं सिर्फ उठा रहा हूं। मैं तो बोलता हूं राजनीतिक कि सब जगह जाना चाहिए, राजनीतिक सब जगह लेकिन जाना नवीन चाहिए। जी, मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा था कि आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं, तो आपने सवाल पूछ रहा है कि अभी राहुल गांधी जी यात्रा पे गए थे, धार्मिक यात्रा पे गए थे कश्मीर, केरल में जाके टोपी क्यों लगाते हैं? पूरे हिंदुस्तान में टोपी लगा के घूमे। केरल में घुसते क्रॉस क्यों पहन लेती है प्रियंका वाड्रा? पूरे हिंदुस्तान में क्रॉस पहन के घूमे। तो नौटंकी कौन धर्म के नाम पे कर रहा है? ये मिस्टर अजय जी है ना जो, इनसे पूछिए। मैं एक और बात पूछता हूं, दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ते हैं भोपाल से, और रात को 3 बजे मजार में जाते हैं बुरखा जैसा ओढ़ के, शाल, कि कोई मेरा फोटो कभी नहीं, कभी 3 नहीं। बजे रात को, 3 बजे रात को दिन में दिग्विजय मंदिर सिंह जाते हो, सभी 3 धर्मों बजे का रात को बराबरी मजार से में जाते सम्मान हो। करते हैं। हमें सिखा रहे हो राम मंदिर बनवा रहे हैं हम, और विरोध कौन कर रहे हैं? आप। धारा 370 हटवाते हैं हम, विरोध कर रहे हैं आप। उसके बाद आप हमको ज्ञान दे रहे हैं। एक और बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आज ओबीसी डीजल पेट्रोल के दाम, 10 डीजल साल पेट्रोल तक के दाम बढ़वा रहे हैं। राकेश जी तो इसमें बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है। नहीं, गंभीर है, वो आप नहीं, वो गंभीर है। पेट्रोल पे कर लो चर्चा। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। क्या है, आप जब एक सेकंड, बहुत अच्छा विषय। आप जब गंभीर होते हो ना, सुनो तो, विषय। आप जब गंभीर होते हो ना, तो मुझे थोड़ा नहीं, भय प्राप्त हो आप जाता है, विषय, मैं एक इसलिए बात इसलिए मैंने बताऊं। उसको हल्का कर दिया। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने आते हैं 2018 में, पत्रकार वार्ता करते हैं, जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा उस दिन 5 रुपए पेट्रोल पे, 5 रुपए डीजल पे कम कर दूंगा। सुना आप लोगों ने पत्रकार बंधुओं, वो पूरी कम तरह करूंगा। से बन नहीं और पाए। जैसे ही बने, आप समझ, अरे किसने रोका था? और इतना ही अच्छा काम किया था कांग्रेस ने। एक मिनट, आपके विधायक नाराज हो गए आपसे कि आप उनसे मिलते नहीं थे, आप आपके समझ नहीं मंत्रियों के पाए, सुनते आप थे, वो समझ नहीं नाराज पाए। हो गए, सुरेश, जनता की सुनवाई नहीं होती थी, सुरेश जी वो बता दूसरी पार्टी में चले गए। उसके बाद तो उपचुनाव हुए थे ना 28 स्थान पे, और इतना ही अच्छा कमलनाथ जी की सरकार ने किया होता और मिस्टर ट्विटर नाथ ने, तो 28 स्थान पे जीत जाते, दोबारा सरकार बन जाती। तो जबरदस्ती सुरेश जी नहीं हुई बताएं, थी। सुरेश भाजपा ने सुरेश जी बताएंगे, बंदूकें अड़ा दी थी सबके ऊपर, और आपको मौका नहीं दिया जा रहा था प्रचार करने का। सुरेश जी बताएंगे। आप कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ जरूर ली थी, लेकिन सुरेश जी बताएंगे तब भी कहते थे कि ये 2.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार है, उसमें कमलनाथ जी आधे ही थे, बनना था उन्हें, उसके पहले सरकार गिर रही। आप ही आपके मैंने मैं ऐसे ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के ये मतलब स्टेटमेंट सुना दूंगा कि आप कहते थे कि कमलनाथ जी की जो है यहाँ 2.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार है, उसमें कमलनाथ जी आ गए। अब आप ही कह रहे हैं कमलनाथ जी तो बन नहीं पाए, बन जाते तो वो करते, इसलिए मैं उन पर दोषारोपण नहीं करूंगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, जिस प्रकार से ये जो यात्राएं हैं, इसमें ओबीसी के विधेयक के बाद यात्रा जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा सामाजिक समरसता का खेल, खिलाड़ी, प्रबुद्ध जन, कला मंच, जागरूक नागरिक, संत महात्मा, धार्मिक स्थल, और आप ये देखिए कि सिंधिया जी का मतलब 500 किलोमीटर से ऊपर
वीरेंद्र खटीक जी की यात्रा जारी रहेगी और 500 किलोमीटर के ऊपर सिंधिया जी की, और सिंधिया जी मालवांचल में देवास से शुरू कर रहे हैं। तो जो सांगठनिक दृष्टिकोण से देखें तो सिंधिया जी को एक और बड़ी जवाबदेही, तो जिस प्रकार से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है, यहां तो सिंधिया जी जो है लगातार एक के बाद एक नए आयामों में जुड़ रहे हैं, और जिस प्रकार से एक नई चीज दिख रही है कि संगठन भी उनकी महत्वता समझ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं आपकी प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मुझे ये बात बिल्कुल सही लग रही है, और आप और हम अनेकों बार इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं कि सिंधिया जी भाजपा में भाजपा की नीतियों के अनुसार प्रवेश करके अंदर तक जा चुके हैं। ये अपन लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है आपके इन्हीं शब्दों से और भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों से समझ में आता है कि पार्टी ने उनके दौरे का निर्धारण किया है। क्योंकि जिस व्यक्ति को नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना है, जिस व्यक्ति को पार्टी प्रमुख नेताओं में मानती है, उसी के दौरे करवाती है। वीरेंद्र खटीक जी का एक विषय अलग है, क्योंकि वो परंपरानुगत, उनके पिताजी भी संघ के बड़े अधिकारी रहे थे, तो उनका दौरा अपनी जगह। लेकिन माधव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दौरा जिस तरीके से प्रस्तावित किया है, केंद्रीय पार्टी के जो प्रमुख हैं उन्होंने अपने साथ बैठा करके जिस तरह से पदाधिकारियों की बैठक ली है सिंधिया जी ने, ये सारी चीजें स्पष्ट करती हैं कि सिंधिया जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई अलग से प्लान है। और वो प्लान का जो फॉर्मेट है या क्लाइमेक्स है वो कब आएगा, ये हम जरूर नजर रखेंगे। दूसरी बात में नवीन जी एक बहुत महत्वपूर्ण और जो चर्चा में आई है उसका एक बात कहना चाहता हूं कि ये देश जब आजाद हुआ था तब से लगा करके और 2014 तक फतवों के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती रही थी। ये पहला 2014 के बाद या 2014 का जो चुनाव ऐसा था, उसके अंदर भारत के मूल जो निवासी हैं उन लोगों ने सरकार में हस्तक्षेप करना चालू किया। और मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी मूल समाज को लेकर के जो अभी भी रचना की है और पहले से भी उनकी रचना है। क्योंकि यहाँ जो है ये बात बिल्कुल फैक्ट है, राकेश जी ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि आप जो है केवल एक समाज विशेष की, एक धर्म विशेष की उपेक्षा करके और फतवे से सरकारें बनाते रहे हैं। हर आदमी, हर राजनीतिक दल केवल भाजपा को छोड़ करके फतवे की सरकारों के आधार पर देश चला है। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि बहुत से लोगों को इसकी तकलीफ होगी, क्योंकि राजनीति का पैटर्न बदल समय सर अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत माफी के साथ मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो एक तीर से दो शिकार तो कहने से उचित नहीं होगा, लेकिन एक तीर से कई जगह निशाना कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में ओबीसी संशोधन विधेयक पास करा के निश्चित रूप से ओबीसी वाले मसले पर राज्यों के पाले में गेंद डाल दी और कहा है तय करिए, कोर्ट में जाइए, कोटा निर्धारित कराइए, जिसको जैसा दे सकते हैं संवैधानिक नियमों के अनुसार वैसा आरक्षण दीजिए। तो जो ओबीसी विरोधी चरित्र निरूपित करने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी की, वो निश्चित रूप से उस पर विराम लगेगा। और इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी इसको उत्सव की तरह एक आशीर्वाद यात्रा लेकर निकलेगी कुछ समय बाद। और इसमें सबसे चौंकाने वाला जो विषय रहेगा वो विषय ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा तय करेंगे और जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। निश्चित रूप से जिसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा वो तो नेता कहलाएगा ही, लेकिन संगठन का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, क्योंकि उन्हें इतनी बड़ी जवाबदेही अगर दी है तो ये तय है। तो अब भविष्य का आशीर्वाद किसको मिलेगा और कहां फलीभूत होगा देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।